कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? ठीक है। एक आपको रिजल्ट पढ़ना है जिसका नाम ही है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन। एन मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका स्टेटमेंट क्या है कि एवरी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एन हैज द लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट की डिफिनीशन आपके पास है, इसीलिए पहले डिफाइन कर दिया मैं। जो चीज मुझे यूज करनी है मैं पहले डिफाइन कर दिया। ठीक है। एवरी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एन हैज द लीस्ट एलिमेंट। हैज द लीस्ट एलिमेंट। और आपको जान के ताज्जुब होगा, दुनिया में यही एक सेट है रियल लाइन के अंदर। ठीक है। क्या आर के पास लिस्ट एलिमेंट है या जेड के पास लिस्ट एलिमेंट है? नहीं। लेकिन यन का कोई मतलब यन का कोई भी नॉन इम्पटी, यन मतलब क्या, एक से शुरू हो रहा होगा। ठीक है। तीन, इसका कोई भी सबसेट लोगे तो इसी का तो सबसेट होगा। आपको दिख रहा होगा कोई भी सेट लोगे तो उसमें एक लिस्ट एलिमेंट मिल ही जाएगा। कोई भी सबसेट लोगे, सबसेट मतलब उसमें भी नेचुरल नंबर ही आएंगे। जैसे आप इसका सबसेट ले लिए 2 3 4, इसका लिस्ट एलिमेंट क्या हो गया? 2। आप ले लिए सारे इवन नंबर 2 4 6 8 10 ऑनवर्ड्स, इसका भी लिस्ट एलिमेंट क्या हो गया? तो आपको देखने से महसूस हो रहा है ना कि कोई भी नॉन इम्पीटिव सबसेट अगर n का लोगे तो उसके पास हमेशा क्या होगा? एक लिस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है। ये होता है आपको फील होना, महसूस होना। लेकिन मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे तब तक माना नहीं जाएगा कि वो सही है। राइट डाउन द आर्गुमेंट। ठीक है। ये खूबसूरत प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी केवल n के पास, आर के पास नहीं की गई। आर का सबसेट 0 1 भी है तो है, ओपन इंटरवल 0 1 भी तो है आर का सबसेट। क्या उसके पास लिस्ट एलिमेंट है? उसके पास लिस्ट एलिमेंट है? नहीं है। ठीक है, उसके पास लिस्ट एलिमेंट नहीं है। लेकिन यन के पास एक खूबसूरती है कि यन का कोई भी नॉन इम्पीटिव सबसेट लोगे तो उसके पास हमेशा एक लिस्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है। और द लगाने का मतलब यूनिक होगा वो। ठीक है, जो भी होगा। तो प्रूव लेट यस बी ए नॉन इम्पीटिव सबसेट सबसेट ऑफ एन। जस्ट प्ले विथ प्रूफ। ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया एन का और आपको दिखाना है कि इसके पास एक लिस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है। वी हैव टू शो दैट एस हैज द लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट एलिमेंट की डिफिनीशन कोई बताया क्या होता है? अभी लिखे हो लिस्ट एलिमेंट की तुरंत एक मतलब यही सीखते चलो, इसको बंडल मत बनाओ कि बाद में पढ़ेंगे। लिस्ट एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है? यानी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, मोटी मोटा बोलोगे तो क्या? सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, यानी सेट में होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है। कंसीडर ए सेट ए। अच्छा बताओ, अगर सपोज कि पहले सेट मत बनाओ, पहले सेट नहीं तो फिर सेट को रटोगे। आप पहले ये सोचो कि कोई भी एलिमेंट इसका लिस्ट एलिमेंट होने का मतलब क्या है? हाँ, कि के अगर इसका लिस्ट एलिमेंट हो रहा है, ठीक है, तो के लेस आर इक्वल टू एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस।
ठीक है, यही तो मतलब लिस्ट पहली एक कंडीशन ये भी तो है। दूसरी ये भी है कि के एस में आ जाए। तो पहले आप ये दिखाने एक ऐसा सेट बनाओ, कंसीडर ए सेट कि जहाँ के आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, के फ्रॉम एन, ये के है, ठीक है, कुछ दूसरा मत बनाने ना, के, ठीक है। सच दैट के इज लेस देन एक्स, के लेस देन एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी एस। अब इस सेट को थोड़ा समझो, ये सेट क्या कह रहा है, ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो यस के हर एलिमेंट से छोटे हैं, जो यस के हर एलिमेंट से क्या है, लेस देन है, यस के हर एलिमेंट से। अब मैं बार बार हर बार आपसे कहता हूं कि जैसे कोई चीज आप बनाते हो, कोई चीज कल्पना करते हो सकता है वो काल्पनिक ना निकल जाए, उसका कोई मतलब ही ना हो। ऐसा सेट जो बना रहे हो ऐसा ना हो कि ये इम्पिटी हो जाए, इसमें कोई एलिमेंट आए ही नहीं, तो फिर बेमतलब का सेट हो जाएगा, बेमतलब का सेट हो जाएगा। तो हाउ टू क्लेम दैट कि ए नॉन इम्पिटी होगा। ये तो सबसेट है एन का, ठीक है, ये सबसेट है एन का, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं आपके एन से ही आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि एन का सेट इम्पिटी नहीं हो सकता है, ये कौन कह दिया कि एन का सेट इम्पिटी नहीं हो सकता है। आपको दिखाना होगा कि ये नॉन इम्पिटी सबसेट है। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉन इम्पिटी सेट। ठीक है, हाँ, सिंस वन इज लेस आर इक्वल टू एक्स, पूरे नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है आपके पास, यस की बात है छोड़ दो, यस से ज्यादा है कि वन इज लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड यस जो है वो क्या है, एन का सबसेट है। आप कह रहे हो ये आपका एन है, पहले डायग्राम देखो तब चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये यस है, आप कह रहे हो जो वन है आपका वो इसके हर एलिमेंट से छोटा है, तो इसके हर एलिमेंट से छोटा नहीं होगा, ठीक है। यस नॉन इम्पिटी सेट है, इसमें एलिमेंट है, ए के बारे में पूछ रहा था, यस तो नॉन इम्पिटी दिया गया है, तो इसमें एलिमेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये वन आपका इसके हर एलिमेंट से छोटा है, तो अपने आप इसके भी तो हर एलिमेंट से छोटा होगा, क्योंकि उसी का तो सबसेट है। तो वही मैं लिखा हूं, वन लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एस लेस सबसेट ऑफ एन, तो वन इज लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। सो वन बिलोंग्स टू ए, हेंस ए इज नॉन इम्पिटी, ठीक है। इसका मतलब इस सेट में वन तो पक्का आएगा हमेशा, वन तो पक्का आएगा, ठीक है। अब एनी हाउ आप सोचो कि इसको इंडक्टिव सेट दिखाना हो, तो आप कैसे दिखाओगे इंडक्टिव सेट, कि अगर ए में कोई एलिमेंट लिया जाए, ए प्लस वन भी, वन तो आ ही गया ना ए में, ए में कोई एलिमेंट लिया जाए, ए प्लस वन भी ए में आ जाए, ठीक है। और जो ही इंडक्टिव, ऐसा सोचो कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा दिक्कत। सपोज कि अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, प्रूफ भी लगना, अभी लिखना मत, अभी देख लो कि अगर ये इंडक्टिव सेट हो गया, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर प्रूफ मत लिखना, अभी कुछ भी लिखना उखना नहीं है, मैं जो लिखवाऊंगा बाद में लिखना, ठीक है, पहले समझ लो, ठीक है। कि सपोज ये इंडक्टिव सेट हो गया, इंडक्टिव सेट हो गया, तो इसका मतलब एन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट, और ए इंडक्टिव सेट हो गया, जिसका मतलब स्मॉलेस्ट होने की वजह से एन सबसेट हो जाएगा ए का, और ए एन का सबसेट है ये है, फिर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, एन, हो जाएगा कि नहीं। अगर ए इंडक्टिव सेट हुआ तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एन। इसका मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, इसमें सारे नेचुरल, अगर ए बराबर एन हो गया मीन्स इसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। और अगर इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ गए और इसमें जो भी आएंगे ये शर्त पूरा करेंगे, पूरा करेंगे ना, तो इसका मतलब अगर ए बराबर एन हो गया तो मीन्स एन इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस,
ऑल्सो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि आपका हर नेचुरल नंबर का एलिमेंट यहाँ आ जा रहा है, तो एन लेस देन एक्स, यानी एन का हर एलिमेंट यस के हर एलिमेंट से छोटा होगा। अगर ए बराबर एन हो गया, यानी इसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर इस शर्त को पूरा करेंगे कि नहीं? सारे नेचुरल नंबर इस शर्त को पूरा करेंगे कि नहीं? तो अब वो शर्त क्या है कि एन लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स, ये शर्त है। और कह रहे हो सारे नेचुरल नंबर करेंगे, तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन लिखोगे, ये तो लिखोगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब जो ही ऐसा हो गया, तो यहां से फिर क्या कंक्लूड करोगे कि एन का हर एलिमेंट यक्स से क्या हो रहा है, लेस देन। तो यक्स क्या बन जाएगा? अगर एन का हर एलिमेंट यक्स से छोटा हो रहा है, तो यक्स एन का क्या बन जाएगा? अपर बाउंड। अपर बाउंड। और चूंकि यस का हर एलिमेंट यन के हर एलिमेंट से बड़ा है, तो यहां से आप पाओगे कि यस का हर एलिमेंट यन का अपर बाउंड बन जाएगा। यस का हर एलिमेंट यन का अपर बाउंड बन जाएगा, अगर ऐसा हुआ ए बराबर यन। ठीक है, तो जब यस का हर एलिमेंट यन का अपर बाउंड बन जाएगा, तो इसका मतलब यन इज क्या हो जाएगा? यन आपका बाउंडेड एबव। अगर अपर बाउंड आ गया उसके पास, तो ये क्या हो जाएगा? आप देखो, बहुत घटिया सटिया प्रूफ पढ़ाते हैं लोग, आप देखो कितना नीट एंड क्लीन प्रूफ है। अगर ए बराबर यन हुआ, तो इसका मतलब यन बाउंडेड एबव हो जाएगा। और आपको पहले से पता है कि यन बाउंडेड एबव नहीं होता है, यन बाउंडेड एबव नहीं होता है। इसका मतलब कि ए बराबर यन, अगर ए बराबर यन हुआ तब आप बाउंडेड एबव पहुंचोगे। सोचो ध्यान से कैसे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द प्रूफ। अगर ए बराबर यन हुआ तब आप पहुंचोगे कि कंट्राडिक्शन पे। तो आपको कोशिश करना होगा कि ए बराबर यन न हो। ठीक है, ए बराबर एन न हो, ये तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। और ए बराबर एन कब नहीं होगा? हाँ, बहुत सही पकड़े। ठीक है, कि जब ए इंडक्टिव सेट न हो। और ए इंडक्टिव सेट कब नहीं होगा? ऐसे सोचना चाहिए आपको, ए इंडक्टिव सेट कब नहीं होगा? कि उसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि उसका सक्सेसर उसमें ना आए। इंडक्टिव शर्त क्या है कि अगर ए में आ रहा है, तो ए प्लस वन भी ए में आना चाहिए। उसका निगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए इन ए एंड ए प्लस वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो अब ये सब हटाओ, इतना समझाने के लिए अब सीधे जो लिखना है, ठीक है, उसको लिखते हैं। ये कोने में कहीं लिख लिया करो, मतलब हाउ टू, मतलब हम लोग कैसे काम करते हैं वी मैथमेटिशियन। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि ऐसे जमीन से टपक जाती है आसमान से। ठीक है, उसके पीछे कुछ वजह होती है, कुछ कारण होती है, और वो कारण पकड़ने की कोशिश करो। अभी तुम बिगिनर्स हो, तो अगर 20% भी समझ पा रहे हो कि हाउ टू राइट द प्रूफ, हाउ टू लर्न द प्रूफ, पूरी दुनिया जानती है कि मैं लिखवा दिया, आप रट लिए, और 2 दिन बाद फिर भूल गए। और जहाँ पार्ट 1 का एग्जाम खत्म हो गया, आपको रियल एनालिसिस का आर भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, लेकिन तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इधर से। ये आपके प्रूफ का पार्ट नहीं है, बहुत आप नीट एंड क्लीन, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बताया। ठीक है, आपको एनी हाउ ये दिखाना कि ए इंडक्टिव सेट न हो। और ए इंडक्टिव सेट तब न हो, तब नहीं होगा। ठीक है, माई क्लेम इज, क्लेम मतलब मैं कुछ कहने जा रहा हूं, फिर उसको प्रूव करूंगा। ठीक है, माई क्लेम इज कि देयर एग्जिस्ट, अभी आप ही बताए हो, इंडक्टिव सेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए अगर ए में है, तो ए प्लस वन भी ए में होना चाहिए, यही तो बताए हो। इसका निगेशन तुरंत बताओ क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए इन ए एंड ए प्लस वन, या सच दैट ए प्लस वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये होना चाहिए ना इसका निगेशन। ठीक है, अगर आप ऐसा दिखा दिए तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, माई क्लेम इज दैट कि देयर एग्जिस्ट ए इन ए। ठीक है, ये क्लेम कर रहे हो कि एक ए में एलिमेंट मिलेगा कि सच दैट या एंड सच दैट कि ए प्लस वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसा आप क्लेम कर रहे हो कि ऐसा होगा इस ए के साथ। एक एलिमेंट ए में मिलेगा कि ए तो होगा उस ए में, लेकिन उसका जो सक्सेसर होगा वो ए में नहीं होगा। इस क्लेम को प्रूव करोगे कंट्राडिक्शन से, इस क्लेम को प्रूव करोगे कंट्राडिक्शन से। मोस्ट पावरफुल टेक्निक इन प्योर मैथमेटिक्स, वी प्रूव इट बाय, तो लेट इफ पॉसिबल। अगर आप कह रहे हो कि इसका निगेशन ये है, तो इसका निगेशन ये होगा। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए आप मान ले रहे हो कि अगर ए में है, और इंप्लाई हो जाए कि ए प्लस वन, जब आप कंट्राडिक्शन से प्रूव करते तो जो दिया गया है उसका निगेटिव मानोगे, तो इसका निगेटिव क्या होगा कि
कोई भी ए ले रहे हो, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए प्लस वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए, का निगेशन क्या होगा कि हर ए के लिए कोई भी ए में एलिमेंट लोगे तो उसका सक्सेसर भी ए में आ जाए। ठीक है, ए प्लस वन बिलोंग्स टू ए प्लस वन बिलोंग्स टू ए। आप बताओ, मैं गोला कर रहा हूं, आप सोच के बताओ यहां से क्या पा जाओगे। ए आपका वन आपका ए में है, और अगर ए में आ रहा है और ए प्लस वन भी ए में आ जा रहा है, तो फिर ए क्या हो जाएगा आपका। इंडक्टिव सेट की डिफिनेशन क्या कहती है, इंडक्टिव सेट की तो डिफिनेशन पूरा कर रहा है ना। तो अगर ऐसा जो ही मानोगे, जो ही ऐसा मानोगे, तो सो ए इज एन इंडक्टिव सेट। बड़े आराम से इंजॉय के साथ मैथमेटिक्स करना चाहिए, स्वांत सुखाए, ऐसे मेरे सामने एक प्रॉब्लम है और उसको हैंडल करना है। ठीक है, एज एन इंडक्टिव सेट इन आर। सिंस n is the smallest inductive set, smallest inductive set in R, स्मॉलेस्ट की शर्त क्या है कि कोई और इंडक्टिव सेट होगा तो ये उसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो n क्या हो जाएगा, ए का सबसेट। अगर ए इंडक्टिव सेट हो गया तो n स्मॉलेस्ट है तो n सबसेट हो जाएगा ए का। और बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ए को जो बनाया है वो किसका सबसेट है, ए जो सबसे जो ए सेट बनाया है उसमें नेचुरल नंबर ही तो आ रहे हैं, तो ए सबसेट। तो दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ n बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ए, जिस तरह से आपने सेट ए को बनाया है। आप समझना इस बात को कि ये वाली लाइन स्मॉलेस्ट की वजह से आई, और ए एन का सबसेट है। ए जिस तरह से बना कि ए में क्या आ रहे थे, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट के लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो आ रहे थे नेचुरल नंबर ही ना, तो वहां से भी ए एन का। अब बताओ, अगर एन ए का सबसेट हो गया और ए एन का सबसेट, तो दोनों क्या हो जाएंगे फिर, एक दूसरे के सबसेट हो गए ना। तो सो ए बराबर एन, और जो ही ए बराबर एन हुआ, इसका मतलब ए में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, यही तो मतलब हुआ। देन और इस अगर ए बराबर एन हो गया, इसका मतलब एन का हर एलिमेंट आपका ए में आ गया, और ए में आने की शर्त क्या है, तो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख दो एक लाइन, बड़े आराम आराम से। अगर ए बराबर एन हो गया, इसका मतलब हर एन का एलिमेंट ए में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू ए, एंड दिस इंप्लाइज कि फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, अगर एन ए में है तो ए में आने की शर्त क्या है, अपने कॉपी में देखो। ए में अगर कोई भी आ रहा है तो सच दैट के बाद क्या लिखा गया है, एन इज लेस देन एक्स, एन इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये क्या इंप्लाई कर देगा कि एन का हर एलिमेंट एक्स से लेस देन हो जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन इज लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ये क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि अगर ए लेस देन बी है तो इंप्लाई कर देता है ए लेस आर इक्वल टू बी। ठीक है, देखो, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज दैट, दिस इज वेरी प्यारा सिंबल। ठीक है, धरती पे सबसे प्यारा सुंदर यही प्यारा सिंबल यही है। ठीक है, यहां से क्या पाओगे कि अगर यन का हर एलिमेंट एक्स से लेस आर इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब एक्स यन का क्या बन जाएगा, अपर बाउंड। ठीक है, और ऐसा यस का हर एलिमेंट कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट ईच एलिमेंट ऑफ यस इज एन अपर बाउंड ऑफ यन। ठीक है, ये लाइन ये इंप्लाई कर दे रहा है कि यस का हर एलिमेंट यन का अपर बाउंड हो जाएगा, और अगर यन के पास अपर बाउंड आ गया तो यन फिर क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज यन इज बाउंडेड एबव, विच इज नॉट ट्रू।
क्योंकि आपको पता है बाउंडेड बिलो तो होता है एन, ठीक है, एबव कभी नहीं होता है। यही तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी 1 है, AP1 यही तो है, विच इज नॉट ट्रू। अब बताओ ये जो असंभव सी असत्य सी चीज आई, ये असत्य सी चीज क्यों आई? जो थोड़ी देर के लिए आप ये मान लिए हो कि ए प्लस, अगर ए में है तो उसका सक्सेसर भी ए में आ रहा है, इसका मतलब ये बात गलत है। फिर सही क्या होगा? अपना क्लेम कि देयर एग्जिस्ट ए इन ए सच दैट उसका सक्सेसर ए में नहीं आएगा। दस आवर क्लेम इज ट्रू। क्लेम इज ट्रू कि ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्लेम आपका क्या था? देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए प्लस वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ये गलत हुआ, उसी का निगेशन माने थे, ये गलत हुआ तो फिर इसका निगेशन वो है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। कंट्राडिक्शन टेक्निक बहुत ध्यान से आप कमांड कीजिएगा। मैं तो पार्ट 2 तक तो कंट्राडिक्शन नहीं समझ पाता, तक कब वो लिख देते हैंस बाय कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आराम आराम से, ये अच्छी थ्योरम में से तो धीरे धीरे आपकी आपकी एक बात तो तय हो गई कि एक एलिमेंट कम से कम ए में होगा जिसका सक्सेसर ए में नहीं होगा, ठीक है, जिसका सक्सेसर ए में नहीं होगा। अब अगर ए में है, ठीक है, आप कह रहे हो कि ए में है ना, तो सिंस ए आपका ए में है, ए में आने की शर्त क्या है आपका? शर्त हमेशा ध्यान करो, जो सच दैट के बाद लिखा गया वही शर्त है ए में आने की। अगर आप कह रहे हो कि ए में है तो इसका मतलब क्या है? ए इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो नेक्स्ट वी क्लेम दैट नेक्स्ट वी क्लेम दैट अगला क्लेम हम ये कर रहे हैं कि जो ये ए आया है, ठीक है, जो ये ए आया है, ये ए आपका यस में भी बिलोंग करेगा। ए आपका ये एस में, तो ए बिलोंग्स टू एस। आप ऐसा कह रहे हो कि जो ये एलिमेंट आपको मिला है ए में, वो यस में भी होगा, यस में भी होगा, और देखोगे यही लिस्ट एलिमेंट अभी बन जाएगा। यही जो ए है ना, यही लिस्ट एलिमेंट बन जाएगा यस का, ठीक है। ठीक है, तो सपोज ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस। जब भी ऐसा लिखता है मतलब कंट्राडिक्शन, जो आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि ए एस में होगा, तो आप क्या मानोगे कि ए एस में नहीं है। अगर ए एस में नहीं है तो क्या निकालोगे उससे कंक्लूजन? देन आपको हमेशा ये चीज, ए हमेशा आप लोग भूल जाते हो, आप लोग आपको सब मारे टीचर बिगाड़। ए आपको हमेशा याद रहना चाहिए तुरंत कि ये क्या था आपका। ऐसे नेचुरल नंबर जो यक्स के हर एलिमेंट से क्या थे? छोटे, ठीक है। आप कह रहे हो कि ए यस में नहीं है, इसका मतलब ये शर्त पूरा नहीं करेगा ना। तो ये शर्त पूरा करने का मतलब, न पूरा करने का मतलब क्या? इसका निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा फिर? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट यक्स लिखोगे, या यक्स तो मैं यस लिख दे रहा हूं, देयर एग्जिस्ट यस इन एस, ठीक है, सच दैट, सच दैट इसका निगेशन कर रहे हो। अगर ये इसमें नहीं आ रहा तो इसका निगेशन करना है। तो फॉर एवरी का क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट यस इन एस, और इसका निगेशन क्या होगा? सच दैट के लेस देन है तो के ग्रेटर आर इक्वल टू एस। बड़े आराम आराम से करना है, एनालिसिस इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हो, इसलिए मैं कहता हूँ लेट्स एंजॉय द एनालिसिस, प्ले विद एनालिसिस। ऐसे कोई प्लान करके प्रूव करना चाहोगे नहीं होगा, बस आपको धीरे धीरे अपने टारगेट तक पहुंचना है। मैं क्यों पहुंच पा रहा हूं? इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके पास ये चीज आ गया है कि ए यस के हर एलिमेंट से छोटा है। ए यस के हर, अगर आपके पास ये है, इसको लिखना मत, अगर आपके पास ये है तो आप ये लिख सकते हो कि नहीं, ए लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो लिस्ट एलिमेंट की जो दूसरी शर्त है वो पूरा कर रहा है कि नहीं? दूसरी शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं? बची पहली शर्त, तो पहली शर्त क्या होना चाहिए कि ये एस में आ जाए,
यही तो होना चाहिए। आपका एक पर्पज होता है, उसी पर्पज से आप काम करते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप ए को यस में दिखाना चाह रहे हो कि ये वाला तो है ही आपके पास। अगर ए यस में आ गया तो फिर आपका वो ए जो होगा वो यस का क्या बन जाएगा, लीस्ट एलिमेंट, ठीक है, लीस्ट एलिमेंट, क्योंकि यस में है भी और यस के हर एलिमेंट से क्या हो रहा है, छोटा। तो अगर ए यस में नहीं है तो आपके पास ये आएगा। ये मैं बार बार कर रहा हूँ, इसमें न अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है तो इसका निगेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब देयर एग्जिस्ट यस बिलोंग्स टू एस सच दैट, सच दैट कि के ग्रेटर आर इक्वल टू एस। यस जो भी लिख रहे हो, यस के ग्रेटर आर इक्वल, ये लाइन सबको समझ में आ रही है ना, ठीक है। सिंस जो आपका ए है वो ए में तो है ना, ए तो ए में है ना, एक भूल गए अभी आप, ठीक है। यही मैं गोला कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तुम लोग चाहे मतलब, एक तो तुम लोग इजिक्स फिजिक्स पहले सबसे पहले एनालिसिस ही पढ़ाना चाहिए फ्रेश माइंड से। लेकिन ये मुझे लोग कहते हैं सबसे अंतिम पीरियड आप अपना ही लगाइए, ठीक है। तो ठीक है लगा रहा हूँ। और दिनेश सर तो कहते हैं कि 2 महीने बंद कर दीजिए पढ़ाना ही, ठीक है। मैं ही पढ़ाता हूँ एनालिसिस। वो कह रहे थे अब मैं सब पढ़ाऊंगा एनालिसिस अलजेब्रा। एक दिन तुम लोग ये कह दिया था, ठीक है, बिल पे ले लिए हो। अब कह रहे हैं अब मैं एनालिसिस और सब। हम कहे अरे रहने दीजिए, भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, रहने दीजिए। पता चला 50 साल के हैं, 55 साल के हो जाएंगे अभी, ठीक है। अभी मेरा दर्द है, झेलने दीजिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है। सिंस ए में है और ए में आने की शर्त क्या है, हाँ, अगर ए में तो इसका मतलब ए इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। क्वांटिफायर का बड़ा रोल होता है इसमें। अगर ए में है तो आपके पास ये है, ए लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। ए अगर यस में नहीं था तो क्या लिखे थे, देयर एग्जिस्ट यस इन ए सच दैट, के की जगह आपको यहाँ ए लिखना चाहिए था। आप ये के लिख दिए जो ना, ये ए लिखना चाहिए था, ठीक है, ए। क्योंकि ए यस में नहीं है, आप के थोड़ी के कहां से इंट्रोड्यूस करा दिए, ए यस में नहीं है। ए ग्रेटर आर इक्वल टू एस एंड दिस इंप्लाइज इन पट। अब यहां समझो कि ए कह रहा है कि हर यस के एलिमेंट से छोटा है। कह रहा है कि नहीं, ये ए यस के हर एलिमेंट से छोटा है। और यस आपका कहाँ का एलिमेंट है, तो इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर, ठीक है। जब ये आप कह रहे हो कि ये यस के हर एलिमेंट से छोटा है, तो इन पर्टिकुलर ए आपका यस से भी तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि यस आपका कहाँ है, यस में, एज यस बिलोंग्स टू एस, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस लिखे हो। जब हर एक्स के लिए ए एक्स से छोटा है और यस भी यस में है तो ए लेस देन क्या हो जाएगा, एस। अब आपको इसको स्टार कर लो, इस इनइक्वलिटी को, और इस इनइक्वलिटी को डबल स्टार, दोनों को एक साथ देखो क्या पा रहे हो, ठीक है। बाय स्टार, अरे ये स्टार में हिंदी में लिख दिया आज, ठीक है। स्टार एंड डबल स्टार, यही चीज कई लोग एनालिसिस पढ़ाते हैं, वही में अपने ही अजूराते हैं बार बार। अरे गड़बड़ हो गया फिर से मिटा दो, ठीक है, देखिए गड़बड़ हो गया फिर से। और आप प्रूफ देखना, उनका प्रूफ आप यहां से देखोगे कि ए लेस देन एस और एस लेस आर इक्वल टू ए। देखो ना, ए लेस देन एस, दोनों इनइक्वलिटी को जब मिलाओगे, ए लेस देन एस और एस का रिलेशन ए से क्या हो रहा है, लेस आर इक्वल टू ए। तो कामा ए लेस देन एस और एस लेस आर इक्वल टू ए। अब बताओ ए का ए के साथ क्या संबंध आ गया, ए लेस देन ए, और ये क्या है, एब्सर्ड। कोई भी रियल नंबर अपने से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ऐसा एब्सर्डनेस आया किस वजह से, जो आप थोड़ी देर के लिए ये मान लियो कि ए यस में नहीं है, उसी वजह से आया। इसका मतलब ये गलत है तो फिर सही क्या होगा, दो ही जाने के दो ही रास्ते हैं। अगर ये गलत हो गया तो फिर ये सही होगा ना, ठीक है। तो अगर ए यस में अगर ए यस में नहीं है तो आप एब्सर्डनेस पा जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब फिर आपका क्लेम क्या हो जाएगा, सही। सो ए बिलोंग्स टू यस। सो ए बिलोंग्स टू एस। अब मैं जो कह रहा था कहानी खत्म। 10
Thus, we have shown that we have shown that आपने क्या दिखा दिया कि जो आपका ए है वो यस में भी है, और साथ साथ यहां से इस लाइन को देखो, यहां से आप अपने कॉपी में गोला भी कर सकते हो, इस लाइन से ए आपका यस में भी है, और साथ साथ ए एंड छोटा भी है सबसे। ए लेस देन है तो आप लेस आर इक्वल टू भी लिख सकते हो। ये मैं बार बार समझाता हूँ कि ए लेस देन बी है तो ए लेस आर इक्वल टू भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो ए लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने यही दिखाया कि ए यस में आ गया और ए यस के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल है। बताओ लिस्ट एलिमेंट की क्या डिफिनेशन है? यही तो है, यही तो है लिस्ट एलिमेंट की डिफिनेशन। सो ए इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ यस। प्रूफ इज ओवर। यही तो आपको प्रूफ करना था कि यस के पास लिस्ट एलिमेंट होगा, QED। इस प्रूफ को लिखिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, और कहीं पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। आराम से 2 मिनट पढ़ो, ठीक है। एनालिसिस को बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो ज्योमेट्री नहीं है कि ऐसे आर काटा, वाई काटा, जेड काटा, स्क्वायर काटा, फलाना काटा। दिस इज प्योर आर्गुमेंट, ठीक है, प्योर आर्गुमेंट, ठीक है। तो वेल आर्डिंग प्रॉपर्टीज प्रूव्ड, यही तो दिखाना था कि आप नॉन इम्पटी सेट लिए एन का, यस, और उसके पास लिस्ट एलिमेंट आ गया ए इज द लिस्ट एलिमेंट ऑफ यस, ठीक है। तुम लोगों का बैच 9 अक्टूबर से चालू है ना, पहले मैं जुलाई से एनालिसिस पढ़ाता था। ये सारे प्रूफ मैं पहले डिस्कवर करता था, फिर बाद में लिखता था। उनकी बात थोड़ा मैं उस तरह से नहीं करता हूँ, तभी थोड़ा बहुत आपको किनारे झलक दिखा देता हूँ कि वाई वी आर गोइंग टू दिस थिंग्स। जो यूजुअल टेक्निक मेरी एनालिसिस पढ़ाने की, मैं पहले प्रूफ डिस्कवर करता हूँ कि प्रूफ क्यों ऐसा ही लिखा गया है, ठीक है। फिर आपको लिखवाता हूँ रिग्रेस वे में, अब लिख लो, ठीक है। लेकिन शुरू हुआ था आपका 9 अक्टूबर से, तो अपने भी कंस्टेंट हैं। दिनेश सर कह रहे हैं हम तो सिलेंडर 1 दिन में खत्म कर दिए, हमको चैलेंज कर रहे थे। खत्म करने वाली बात नहीं है, बात यह है कि आपको मैं कितना सिखा पा रहा हूँ, और सबसे बड़ी जरूरी बात है आप एनालिसिस अपने मन से कितना कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी तो थियरम पे थियरम आएगी, ठीक है, थियरम पे थियरम आएगी, ठीक है। ये आप लोग लिख लिए साफ साफ ना, पढ़ते रहिए आप, ठीक है। हर लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई बताए यहाँ पे मैं, हमारे पास केवल लेस देन एक्स था, लेकिन हमने यहाँ लेस आर इक्वल टू एक्स लिख दिया, क्यों लिख दिया? क्योंकि लेस देन होता तो लेस आर इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोग नहीं, लेकिन तुम लोग बहुत समझदार हो, यू यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी यार। मतलब आई एम सो हैप्पी, ठीक है, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। क्यों? ठीक है, समझ गए कि मतलब क्यों लेस आर इक्वल लगाया गया है, ठीक है। अच्छा बताओ, तुम लोग नहीं लगता इससे प्यारा सब्जेक्ट और इससे मजेदार कोई सब्जेक्ट नहीं है? जस्ट ऐसे ही मतलब, बाकी सब जगह तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चल ही रहा है। अब वो दिनेश सर ओडी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो मैं कहा पढ़ाइए आप, मेरे को मजा ही नहीं आता है। मैं पढ़ाने की कोशिश कर, और जब वो पढ़ाएं उनको ये डर है कि मैं पढ़ाऊंगा तो तुम लोग कंपेयर 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 मत करना, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लेना चुपचाप, ठीक है। क्योंकि आगे जाके ओडी ओडी ज्यादा पढ़ना उड़ना नहीं है, खत्म, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्यादातर अगले साल अलजेब्रा आ जाएगी, एनालिसिस आ जाएगी, फिर उसके अगले साल और यही सब आएगा। वो तो मैं हूँ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है।
ए और बी आपके इंटीजर्स हैं, जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब ए बी इंटीजर्स हैं, और ए आपका नॉन जीरो इंटीजर्स है, ठीक है, ए आपका नॉन जीरो इंटीजर्स है, ठीक है। वी से दैट, एक बार थोड़ा सा आपको रिलेशन पढ़ाते समय समझाया था, ठीक है। वी से दैट ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, यानी ए बी को डिवाइड करेगा कब, किसी को याद है? इफ बी इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, इफ बी इज इक्वल टू 80, ठीक है, बी इज इक्वल टू 80, सम इंटीग्रल फॉर सम टी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, फॉर सम टी बिलोंग्स टू जेड। अब आप पूछ सकते हो कि आप ए को नॉन जीरो क्यों लिए हो? क्योंकि जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, जीरो से डिवीजन पॉसिबल, आप ए डिवाइड्स बी लिख रहे हो ना, अगर बी डिवाइड्स ए लिखते तो बी नॉट इक्वल टू जीरो लिखते, जिससे आप डिवाइड करो वो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो आपको अजम्पशन में ए नॉट इक्वल टू जीरो लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, इसमें कुछ खास, ये बहुत छोटी चीज है, एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स itself, अंडरलाइन द वर्ड नॉन जीरो, क्योंकि जीरो से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ। एक लाइन का आर्गुमेंट है, कोई बताए क्या लिखोगे? तो लेट ए बिलोंग्स, नॉन जीरो इंटीजर को लिखने का एक तरीका ये भी है, लेट ए बिलोंग्स टू जेड स्टार, जब आप जेड स्टार कर दोगे इसका मतलब जेड माइनस जीरो, आप जीरो बाहर कर दे रहे हो, लेट ए बिलोंग्स टू जेड स्टार, जेड स्टार मतलब जेड माइनस जीरो, मतलब ए इंटीजर तो है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। नॉन जीरो इंटीजर के लिए मैथमेटिकल टर्म ये है, ठीक है, कि ए बिलोंग्स टू जेड माइनस जीरो, मतलब जेड में होगा, इंटीजर होगा, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आप तब कह सकते हो ए डिवाइड्स ए, यानी ए को डिवाइड करेगा जब एक एटी टाइप हो। व्हाट इज द मोस्ट नेचुरल चॉइस फॉर टी? वन, ठीक है। तो सिंस ए इक्वल टू ए इंटू वन, टी की जगह यहाँ वन है, टी की जगह क्या है यहाँ पे? वन, टी की जगह वन है। जो ही ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल है तो ये वाला इसको डिवाइड करेगा ना, ठीक है, ठीक है। आप देखो, बी अगर 80 है, यहाँ लिखे ना ए डिवाइड्स बी, तो ये वाला डिवाइड करता है, आधे लोग उल्टा लिख देते हैं, ये इसको डिवाइड करता है, तो ए इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ये ए इसको, हालांकि दोनों ही साइड ए है, लेकिन आपको समझना चाहिए कौन किसको, ये वाला ए इसको डिवाइड कर रहा है सेम ही, ठीक है। तो ए डिवाइड्स ए, हर नॉन जीरो इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता है। सेकेंड वन, एवरी नॉन जीरो इंटीजर एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स जीरो, हर नॉन जीरो इंटीजर, क्योंकि जीरो नॉन जीरो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि जीरो से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो हर नॉन जीरो इंटीजर जीरो को डिवाइड करेगा, और ये आप बचपन से जानते हो, दो जीरो को डिवाइड करेगा, तीन भी जीरो को डिवाइड करेगा, हर नॉन जीरो इंटीजर जीरो, बट जीरो बाय जीरो डिवाइड, तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड जीरो। आर्गुमेंट बताओ भाई, कोई बताए, लड़कियों में से कोई बताए, ठीक है। जब मैं पूछता हूँ लड़कियों में से, तुम लोग लड़की हो क्या, ठीक है। नॉन जीरो इंटीजर तो ऐसे भी लिखते हो, लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू जेड, आप कोई ए ऐसे ले लिए, ठीक है, ये भी एक लिखने का तरीका है, ए नॉट इक्वल टू जीरो इन जेड।
अब आपको दिखाना कि ए डिवाइड करेगा जीरो को, ए डिवाइड करेगा जीरो को, इसका मतलब जीरो ए का मल्टीपल होना चाहिए, यानी जीरो इज सम इंटीग्रल मल्टी, जिसको डिवाइड कर रहा है वो चीज, यानी जीरो ए का सम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो व्हाट इज द मोस्ट नेचुरल इंटीजर? जीरो, ठीक है। सिंस जीरो इक्वल टू ए इंटू जीरो, और यहाँ टी की जगह आपका जीरो है, ठीक है। यहाँ मैं बार बार लिख दे रहा हूँ टी आपका है क्या, और ये जीरो आपका इंटीजर है तो दुनिया जानती है, ठीक है, जीरो इंटीजर है। तब ये वाली चीज इसको डिवाइड करेगा, हमेशा ये वाली चीज समझना, ये इसको डिवाइड करेगा। तो कामा ए डिवाइड्स जीरो, ए डिवाइड्स जीरो। ये सिंबल मैं बताया ना आपको कि अगर ए डिवाइड्स बी है, ये सब लिखवाया हूं, ये मत सोचना कि सर कहाँ से यूज कर रहे हैं। ए डिवाइड्स बी है तो खड़ी लाइन लिखते हैं ऐसे, इसके लिए, इस पूरे लैंग्वेज के लिए नोटेशन है। ऐसे मत लिख देना, नहीं तो उल्टा अर्थ निकल के चला आता है। यहाँ ए डिवाइड्स बी का मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा है, जब ऐसे लिख देगा तो इसका मतलब बी ए को डिवाइड कर रहा है। दो, दो डिवाइड्स फोर और दो, ऐसे लिखने में अंतर है। ये 2/4 है, ठीक है। आधे लोग यही नहीं समझते, दिस इज द सिंबल, ठीक है। और एकदम खड़ी खड़ी लिखना। वो लोग बहुत ताव ताव में थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं, ऐसे बड़ा होशियार बनते हैं, ऐसे घुमाते हैं, कोई ऐसे घुमा रहा है, कोई समझ रहा है, लोग क्रासी बना देते हैं, जो मन में बना। आपको सिर्फ खड़ी खड़ी लाइन बनाना है, दिस इज स्टेटमेंट। ये एक सिंबल है और ये स्टैंड करता है कि ए डिवाइड्स बी। वही व्हाट्सएप मैसेज वाला जो तुम लोग मुझे भेजोगे जब 1 जनवरी आएगा, हैप्पी जनवरी इन एडवांस, ठीक है। एडवांस ना तो क्लिक करना, ठीक है, क्लिक करना। सब सारा गेम क्लिकिंग का है, ठीक है, सारा गेम क्लिकिंग का है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। इसके पहले जो आपको बताया गया था उसको क्या बोले थे? वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन, ठीक है, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन, ठीक है। उसको स्टार बनाओ, कुछ पढ़ना मत पढ़ना, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, अब एक छोटा सा सवाल है, आकांक्षा बताओ, ठीक है। तुम्हारा जुकाम नहीं सही होता, ठीक है, तुम्हारा जुकाम सही नहीं होता, ठीक है। इसमें भाग देना है 4 से। मेरे जमाने में तो ऐसे लिखते थे, तुम्हारे जमाने में शायद ऐसे लिखते होंगे, पता नहीं कैसे लिखते हैं। अब कहोगे कौन सा जमाना, ठीक है, ऐसे लिखते हो तुम लोग ना, ठीक है। ऐसे ये बड़ा घटिया लगता है, ठीक है, बड़ा चीप सा लगता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। बचपन का याद आया ना, भाग दो, ठीक है। बचपन याद आ गया तो बचपन का सवाल लगाओ। 4, आप अब तक जो भाग देते हो उसमें कभी नेगेटिव नहीं यूज करते हो, ठीक है। अब की बार मैं आपसे नया भाग पूछ रहा हूँ, बताओ इसको, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव साथ भाग देना है, ठीक है। नेगेटिव बता दीजिए, बाद में लगा दीजिए, यही कौन सा तर्क है, ठीक है, ठीक है। हाँ। इसको थोड़ी देर बात करना, उससे पहले ये देखो, 4 से अगर आप 25 में भाग दोगे, मान लो ये निगेटिव कह रहे हैं, हटा दो, 4 से 25 में भाग दोगे कितनी बार जाता है? अब मुझे तो ये सब भूल गया है, तुम्ही लोगों के सहारे मैं काम करता हूँ, ये मुझे सब ये सब भूल गया है, ठीक है। सही बता रहा हूँ, भाग देने में गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे हिसाब से आपको सिखाया जाता है कि उतनी बार, मैं लिख भी दिया, ऐसे ही तो लिखते हो, ठीक है। इसका कुछ नाम, इसको क्या बोलते हो? गलत है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो? हमारे वहाँ भाज्य और भाजक बोलते थे, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। हम हिंदी मीडियम वाले, हमको ज्यादा ये नहीं पता, नहीं डिवाइडेंड फटाफट क्या बोलते हैं वो, कुछ कंट्री में जो भी हो, वाट एवर, ठीक है। ठीक। आप ये जानो कि कभी जब भी आप 4 से भाग दिए होगे, तो रिमाइंडर जो आपका आ रहा होगा,
वो 0 1 2 3 इतना ही आ रहा होगा। आप ध्यान देना, जब भी भाग दोगे, किस जिस नंबर से भाग दे रहे हो, जो शेषफल आएगा, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, वो 0 1 2 3। इससे आप एक चीज सीख रहे हो कि 4 से छोटा होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। सबसे कम कितना होगा? 0। 0 यानी रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अब इस पे भाग दो, अब इसको भाग दो, ठीक है। कौन लगा के दिखाता, मैं समझ उसको डिवीजन एल्गोरिथम बड़े आसान से समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम्म। हम्म। तुम्हारा रिमाइंडर माइनस में आ गया। मैं बोला रिमाइंडर कभी माइनस हो ही नहीं सकता। आप किसी भी नंबर से भाग दोगे, रिमाइंडर मिनिमम 0 हो सकता है। जिसका माइनस में आ रहा है, छोटा मोटा सवाल नहीं, इंटरव्यू में फंसाते हैं इसमें लोग। तुम लोग जो गणित पढ़ के आए ना, अगर मिल जाओ तो तुम 10 प्रश्न पूछ, रो रो के जाओगे वहां से, कहे इस आदमी से दोबारा नहीं मिलूंगा। पूरा ह्यूमिलिएट करके भेजा है, ठीक है। जो बहुत गणितज्ञ बनते हैं ना, उनको उन्हीं चीजों में उलझा दूंगा कि वो समझ ही नहीं पाएंगे, अरे भाई साहब ये क्या पूछ रहा है, तुम कभी सोचे ही नहीं थे, ठीक है। आप भाग दो, इनका भाग गड़बड़ हो गया, -1 आ गया, ठीक है। माई रिमाइंडर 0 से नीचे जा ही नहीं सकता। रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव। हम्म। अब सही है तुम्हारा, अब सही है। हाँ प्रियांशी, तुमने लगाया, देखें। नहीं लगाई हो, ठीक है। तो लगाना चाहिए ना। हाँ। ये। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि रिमाइंडर आपके इसी के बीच में होने चाहिए, इसी के बीच में। तो आप कितनी बार भाग ले जाओगे? एक आदमी कह रहा 7 बार ले जाओ, ठीक है। घटाओ, ठीक है। पता नहीं 53 आ गया क्या? -53 आ गया, ठीक है। घटाओ तो -53 आ गया है। अब सोचो तो, माइनस घटाते हो ना भाग में। भाई भागो हमसे ज्यादा जानते हो, घटाते हो तो कहाँ गड़बड़ हो गया? इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपको कुछ करना है कि ये पॉजिटिव में आए। तो यहाँ क्या करोगे? फिर ये क्या आ जाएगा आपका? तो फिर तुम्हारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। सही है। अरे -28 आएगा, फिर घटाओगे प्लस हो जाएगा, और 28 में से 25 जाएगा तो 3 बचेगा। और आपका इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। ये सही है, इसको लिख लो कहीं कोने में। वो कोने में लिख लो, ठीक है। कोने में लिख लो, ये वाली भैया तो बताते ही नहीं बचपन में, ठीक है। ये वाली बताते ही नहीं है, ठीक है। मतलब दीज आर द बेस्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए थ्योरम। मुझे डिवीजन एल्गोरिथम बताना आपको। मैं बहुत दिनों तक समझता था ये आदमी लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर देयर इज, मुझे समझना करवा के, तो मुझे लगा कि ये तो बचपन में हम लोग करते थे कक्षा 1 में। भाई गुरु देते थे, गुरुजी भाग दे दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो। और एक चीज आप और देखते होगे कि गिवन 2 नंबर के लिए 4 और -25 ले रहे हो, तो उसके लिए यूनिक 7 -7 आएगा और यूनिक 3 आएगा। किसी का दूसरा कुछ आ रहा है। यहाँ भी भाग दिए तो सबके लिए 6 आ रहा होगा, और सबके लिए यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। तो आई एम गोइंग टू प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब भाग देने की विधि, जो ये सब करते हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट, इसी को लोग कहते थे। मैं पार्ट 1 में आया था, मैं घबरा गया, भाई साहब क्या नाम ले लिए सब। डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम ऐसे लिखे, डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, ठीक है। और मेरी तरह वो भी जेब में डाल के पढ़ाते थे हाथ। डिवीजन एल्गोरिदम इज जेड, हम तो सोचे एल्गोरिदम के, पहले हिंदी गूगल किए। हम हिंदी मीडियम वाले लोग एल्गोरिदम सोचे, तो पता चला कि प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोग यही समझिएगा, बचपन वाला भाग, ठीक है। बचपन वाला भाग, ठीक है। कुछ है नहीं ये सिर्फ एक नंबर, हाई फाई शब्द है, डिवीजन एल्गोरिथम जेड। बचपन वाला भाग, ठीक है, जो बचपन में भाग करते हो वही है, ठीक है। देखो, अब उसमें क्या करना है, इसको जनरलाइज कर दो, इसको आप बी कर दो, इसको ए कर दो, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि सर इसको बी माने, आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, ऐसा आधे लोग रखते हैं। इसी को माने तो इसी, तो कि एक को बी कर दो। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी बिलोंग्स टू जेड का मतलब क्या है? स्टेटमेंट लिखने जा रहे हो डिवीजन एल्गोरिथम का। लेट ए बी इंटीजर्स, ठीक है, ए बी इंटीजर्स। और जिससे आप भाग देते हो, ठीक है, जिससे आप भाग देते हो, जैसे आप 4 से भाग दे रहे हो ना, ठीक है, 4 से भाग दे रहे हो, जिससे आप भाग देते हो, कभी 0 हो सकता है नहीं, ठीक है।
आप इसको लिख सकते हो, एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा। मान लो कि अगर आप यहाँ ए से रिप्लेस करो, ए से भाग देना, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये हाइपोथेसिस, यानी दो इंटीजर दिया गया है जिसमें ए नॉन जीरो, एक नॉन जीरो इंटीजर है, वो बी भी हो सकता है, ऐसा नहीं रखना कि ए ही है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एग्जिस्ट ये आपका क्यों कहते हो ना, ये आर, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, यूनिक इंटीजर। यहां अगर सोचोगे तो ये आपका ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। यूनिक इंटीजर्स, अंडरलाइन द वर्ड यूनिक में बताया था, यूनिक आएगा किसी के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ छह के अलावा कुछ दूसरा आ जाएगा और रिमाइंडर कुछ दूसरा आ जाएगा। यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट सच दैट आप बताओ 25 को क्या क्या लिखते हो? जब ऐसे आ जाता तो 25 को लिख सकते हो ना क्या? है इंटू 4+1 लिख सकते हो ना, 6 इंटू 4+1, 6 इंटू ये इंटू है 4+1, और आपका 25 की जगह 25 को क्या माने हो, बी, और 6 आपका क्या है, क्यू, और ये क्या है, ए, और ये क्या है, यही लिखते हैं वो बेवकूफ आदमी वो तुम लोग जो करते हो, और कहते हैं कि मतलब ये एक बड़ी भारी थ्योरम है, ठीक है, कोई थ्योरम नहीं है। सच दैट बी इक्वल टू, ठीक है, बी इक्वल टू क्यू ए प्लस आर, ठीक है, आप यहीं से देखो बी इक्वल टू क्यू ए प्लस आर, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट बी इक्वल टू क्यू ए प्लस आर, वेयर आर पे शर्त क्या होती है कि जब आप जो भी आर पे शर्त होती है जिससे डिवाइड कर रहे हो, जैसे ए से डिवाइड कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, 0 1 2 3, यही तो हो सकता है, ठीक है। तो आर वेयर, कामा के बाद लिखना वेयर, आधे लोग स्टेटमेंट रखना कभी मत, जिसको भूल जाए ना ऐसे एक भाग लिख लेना अपने आप से, और उसको ए बी करना, अपने आप स्टेटमेंट बना ले जाओगे, ठीक है। तो वेयर, ठीक है, अरे पेन ले लें, ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो और लेस देन, लेकिन हो सकता है ए आपका निगेटिव भी हो, इसके भी तो चांसेज हैं, ए आपका निगेटिव भी हो जिससे भाग दे रहे हो, जैसे मान लो सपोज इंटीजर कह रहा हूं ना, ए बी इंटीजर है, तो इंटीजर में तो निगेटिव इंटीजर भी आ सकता है, जैसे सपोज -4 ले लिया आप, जहां आप रिप्लेस किए थे वो ए क्या था, -4, ठीक है, और 25 ले लिए, तो ए आपका निगेटिव है, तो भी रिमाइंडर आपका हमेशा क्या होगा, 0 1 2, रिमाइंडर तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप यहाँ क्या लिखोगे बताओ, मॉड, ये समझने वाली बात है, आप यहाँ क्या लिखोगे, मॉड ए, मॉड ए नहीं लिखोगे, मॉड ए, ठीक है, क्योंकि मे बी दैट नंबर विल बी निगेटिव, वो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, मॉड ए। तो जो आपका आर है वो 0 से लेकर के मॉड ए से लेस होगा। अच्छा, अगर आप थोड़े से होशियार आदमी में बार बार, अगर मैं इक्वलिटी लगा दूं तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं इक्वलिटी लगा दूं यहाँ तो क्या लिखना पड़ेगा, एनालिसिस को समझने की कोशिश करो, क्यों भाई आप मदद करने की कोशिश करते हो कि ये लिखवाएंगे मैं याद कर लूंगा, -1 बस, ठीक है। आप सीधे समझो ना कि 4 से 3 तक, उससे एक कम तक जाते हो ना, अगर -4 भी है तो उसका मॉड क्या होगा, 4, और रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 यही तो होगा, तो इसका मतलब अगर आपको इक्वल, सॉरी, अरे यार, ठीक है, आजकल थोड़ा सा पानी लाओ यार, पानी लाओ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मैं पढ़ाने में ज्यादा मशगूल हो जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आप इक्वलिटी लगाओगे तो यहाँ मॉड ए -1 कर देना, अगर आप इक्वलिटी नहीं लगा रहे हो तो मॉड ए लिखना, ठीक है। ये आपको मतलब रटने वाली बात, आधे लोग ये भी रटते हैं कि ऐसे आया था, देयर इज यूनिक इंटीजर्स क्यू आर सच दैट फलाना ढिकाना, फिर वहां लेस देन था, तो रटते रह जाओगे, ठीक है, फिर रट के बाद कुछ नहीं होगा, तो ज्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं, तो आप वैसे ही लिख दो, ठीक है।
ठीक है। और ये आपका डिवीजन, यही आपका जो है इन्वर्टेड कामा में लिख लो, ठीक है। यही आपका डिवीजन एल्गोरिदम कहलाता है। बताओ कौन सी नई चीज आप पढ़े हो? ये आजकल कक्षा 4, 3 उनमें पढ़ाया जाता है। यही तो है, ठीक है। और क्यू को बोलते हो कोसेंट, और आर को बोलते हो रिमाइंडर, ठीक है। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया ना? यू मेक द स्टेटमेंट। आपके आप आंसर सॉल्व करते हो, उसमें लिखा गया होगा स्टेट एंड प्रूव डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड। आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, स्टेटमेंट देगा नहीं। आधे गधे क्या करते हैं मैं बताऊं, कापियां मेरे पास भी कुछ आती है, वो पहले प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट उनको ज्यादा ही नहीं रहता है कि स्टेटमेंट क्या आता है। प्रूफ तो रट के गए, स्टेटमेंट में ज्यादा फोकस करते नहीं है। प्रूफ तो पूरा लिख के चले आए, स्टेटमेंट है ही नहीं है कॉपी में, ठीक है। स्टेटमेंट आप सोच लीजिएगा, ठीक है। और कहते हैं किया तो था अजीब अजीब। और कुछ क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं 4 लाइन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 4 लाइन, बीच में अपने आप मिला लीजिएगा, ठीक है। इधर से उधर समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। तो अगर आप ये समझ रहे हो तो ये बताओ तुरंत क्या होगा। -57 और 6 से डिवाइड कर रहे हो, क्या जाएगा ये? व्हाट इज द क्यू एंड व्हाट इज द आर, ठीक है। अब की बार आकांक्षा बताएगी, आकांक्षा बताओ, ठीक है। बताओ, ठीक है। आकांक्षा की महत्वाकांक्षा बताओ, ठीक है। ठीक है। बताओ। प्रियांशी कहती है मैं बताऊंगी नहीं, इससे 6 बार पूछो, कहती नहीं सर अभी नहीं बताएंगे हम, ठीक है। हाँ? इतना भी खराब राइटिंग नहीं यार, 57 है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप सही समझ रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, मजाक करो, ठीक है। तो अब 5-5 जैसा लग रहा है ना, ठीक है। बताओ क्या आएगा क्यू और आर? हाँ। यानी -10। इसका मतलब -57 को आप क्या लिख सकते हो? माइनस, इसको तो लिखते हो ना इसे, क्या लिख सकते हो? -10 इंटू, जो आपका डिवीजन, -10 इंटू 6 +3, ठीक है। -6 इंटू 3। तो आपको स्टेटमेंट पूरा समझ में आ गया ना? अब प्रूफ बता दो, 2 कौड़ी का है, प्रूफ लिखना चालू करो, ठीक है। प्रूफ लिखना चालू करो, प्रूफ में कुछ है नहीं, ठीक है। अरे ए से, वहां ए लिखे हो ना, ए से भाग दे रहे हो। ऐसा मत रखना, आप बी से लिखोगे तो उस हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मैं बता, कुछ भी प्रूफ करोगे ये आपको एक कंसीडर द सेट, ठीक है। कुछ करना नहीं है, एक सेट बनाना है कि जिसका तुम सोचो, जिसका लीस्ट आप यूज कर चुके हो। इसके पहले क्या प्रूव कर चुके हो? वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन, यानी एन का अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हुआ, ठीक है, तो वो लीस्ट एलिमेंट रखेगा। एक चीज और जानो कि अगर एन यूनियन 0 भी है, इसका भी कोई सबसेट लोगे तो उसके पास भी तो लिस्ट एलिमेंट होगा। भले आपको एन के लिए बताया जाता है, एक एलिमेंट और जोड़ देने से कोई भी सबसेट लोगे तो इसके पास भी लिस्ट एलिमेंट होगा ना, एक एलिमेंट जोड़ने से। अभी मैं यूज करूंगा, लोग समझे आप एन के लिए कहे थे और एन यूनियन 0। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर जोड़ रहे हो तो उसका भी एन में लिस्ट एलिमेंट मिलेगा, उसके भी सबसेट के पास लिस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आर को, मैं बता रहा हूं आपका टारगेट क्या है, कि आर यस का लिस्ट एलिमेंट बन जाए, आर यस का लिस्ट एलिमेंट बन जाए। तो आप क्या करोगे, यहां से देखो बी इक्वल टू क्या है, क्यू ए प्लस आर, तो आर बराबर क्या होगा? बी माइनस क्यू ए। तो आप इस टाइप के नंबर को इकट्ठा करो,
बी माइनस के, ठीक है, बी माइनस के, इस तरह के नंबर को इकट्ठा करो, बी माइनस के, बी माइनस के। ये रटना मत कहां से आया, यहीं से मैं लिखा हूं, बस क्यू को जनरलाइज कर दिया के से, ठीक है, के से, बी माइनस के। और क्यू आपका क्या होता था, इंटीजर, तो के भी आपका क्या होगा, इंटीजर। सच दैट, या विथ, सच दैट भी लिख दोगे तभी करें, विथ, जब आप बी माइनस क्यू ए इक्वल टू आर करोगे, बी माइनस क्यू इक्वल टू क्या आएगा, आर, और आर हमेशा क्या है, आप बताओ यहाँ बी माइनस के पे क्या शर्त लगाओगे, कि ऐसे आप इंटीजर यानी बी माइनस के ए टाइप तो तमाम एलिमेंट होंगे, बी माइनस के ए टाइप तमाम एलिमेंट होंगे, लेकिन आपको उनमें इंटरेस्ट है, उन के साथ आपको लिखना है, बी और ए तो आपको दिया गया है, उन के साथ लिखना है जिनके लिए बी माइनस के हमेशा क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेट, ये पहले समझो, अब इसी में दिखाना है कि इसका आवर होल सोल गेम इज कि आपको दिखाना है कि यस का लिस्ट एलिमेंट क्या है, आर, ठीक है। आप बताओ, देन जो भी इसमें आ रहा है, ठीक है, जो भी इसमें आ रहा है, बी माइनस के, बी क्या है आपका, बी और ए क्या है, इंटीजर्स, ए क्या है, के क्या है, वो भी इंटीजर्स, ओवरऑल ये इंटीजर्स ही तो है, और साथ साथ आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हो कि ये इंटीजर्स निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब जो आपका यस बनाए हो वो क्या है, नॉन इम्पटी सबसे, यस इस सब नॉन इम्पटी भी नहीं कहोगे, यस इस सबसेट ऑफ एन यूनियन जीरो। क्लियर कट, ये बात सबको समझ आ रही नहीं, यस जो क्या है, एन यूनियन जीरो का सबसेट है, एन यूनियन जीरो का सबसेट है। अब सिंस, अब आप दिखाओगे कि यस जो आप ये बनाए हो ऐसा ना कि इम्पटी सेट हो जाए, मैं बार बार कहता हूं जो कंस्ट्रक्शन किए उसको एक बार नॉन इम्पटी जरूर चेक कर लो। तो सिंस आपका ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, अब दो बातें हो सकती है, या तो ए पॉजिटिव होगा या तो ए निगेटिव होगा। ऐसे केसेस में एक केस के साथ काम करते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी assume दैट ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब मैं ये यहाँ पे हिंट दे रहा हूं आपको कि कोई जरूरी नहीं कि आप ए लेस देन जीरो भी लेके कर सकते हो, नॉट इक्वल टू जीरो है तो या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा या तो ए लेस देन जीरो होगा। देखो सर का ही फोन होगा ये, उनके घर जाना था, रुको भाड़ में जाए, बात देखा जाएगा, देखो। assume दैट, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये, कोई आदमी इसके साथ भी काम कर सकता है, कोई आदमी इसके भी साथ काम कर सकता है, ऐसा मत कि आप जब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक चीज कोई मान लो, एक के लिए आप दिखा दिए तो काम हो गया, ठीक है। अब अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, और आपके पास बी भी है, आपके पास बी भी है, आपके पास बी भी गिवन है, अगर बी गिवन है तो माइनस बी भी गिवन है कि नहीं, ठीक है, माइनस बी भी गिवन है, तो बाय, अगर ऐसा यानी ए पॉजिटिव नंबर है, अब तुम थोड़ा हमको बताओ, अगर ए पॉजिटिव नंबर है और माइनस बी एक रियल नंबर है इंटीजर, लेकिन इंटीजर भी तो सबसेट है आर का, जब ऐसा होता तो आप क्या लगाते हो, आर्किडियन प्रॉपर्टी, आर्किडियन प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर टू, इसका मतलब क्या होगा, देन बाई, आर्किमिडियन, आर्किमिडियन में ए हमेशा बड़ा लिखना, ठीक है, आर्किडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन सच दैट एन ए इज ग्रेटर देन माइनस बी। एक ऐसा एन मिलेगा कि एन एज ग्रेटर देन
माइनस बी, ठीक है। यहां से बताओ क्या आ जाएगा आपका फिर। इस माइनस को इधर कर लोगे, माइनस एन ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ठीक है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, इसको इस साइड पक्षांतर कर दोगे, क्या आएगा आपका ये, बी माइनस माइनस एन ए, इसको इस साइड कर रहे हो या इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ रहे हो, दोनों साइड। अगर तो दोनों साइड, इसको इस साइड करके क्या आएगा, बी माइनस माइनस एन ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब बताओ ऐसा ही आपको दिख रहा है कि नहीं, बी माइनस के जैसा दिख रहा है कि नहीं। के की जगह क्या है, माइनस एन, के की जगह माइनस एन, इसके नीचे आप लिख देना ये जेड है, ठीक है। ये जेड में होगा, अगर एन आपका नेचुरल नंबर है तो माइनस एन क्या रैशनल नंबर हो जाएगा, वो भी तो जेड में होगा। तो बी माइनस माइनस एन ए इज ग्रेटर, ठीक है, देन जीरो। एंड दिस इंप्लाइज बी माइनस माइनस एन ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जो ही ऐसा आ गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ठीक है, के की जगह बस समझना क्या है, यहाँ पे के की जगह माइनस एन। जो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये आपका कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, ये आपका कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो सो बी माइनस माइनस एन ए बिलोंग्स टू एस। और जो ही एक एलिमेंट आ गया इसका मतलब हैंस बी माइनस माइनस एन ए, अरे सॉरी, अरे क्या मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिमाग, अब उनका फोन आ गया, दिमाग उधर लगा हुआ है। यस इज नॉन इम्पिटी। तो पहले इतना पोर्शन आप समझो, फिर आगे की कहानी समझा जाएगा। एक सेट बनाए और एक खास पर्पज से, ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें एलिमेंट भी आ गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब क्या होगा, सो यस इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन यूनियन जीरो, एन यूनियन जीरो, ठीक है। सबसेट तो आप पहले ही दिखा दिए थे, दिखा दिए थे कि नहीं, सबसेट तो ये पहले ही था, अभी आपने क्या दिखा दिया, नॉन एम्प्टी। तो यस क्या हो गया एन यूनियन जीरो का, ना। तो बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेट, मैं कह रहा था ना एन के लिए नहीं होता है, एन में अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करो उसके लिए भी होता है, ठीक है। तो बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ, और कहते हैं आपका को, अरे एनालिसिस है, ठीक है, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी आपकी तरह वो नहीं है कि आप कौन सिलेंडर रोज आग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ, या तो मैं सिर्फ चाप लिख के चला जाऊं, तुमको कुछ हवा ना लगे क्यों क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन यूनियन जीरो, इस पे लगा रहे हो, इस सेट पे, तो उसका हर नॉन एम्प्टी सेट क्या रखेगा, लीस्ट एलिमेंट। यस हैज द लीस्ट एलिमेंट। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी यही कहती है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इस पे लगा रहे हो तो इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसके पास लिस्ट एलिमेंट होगा, और उसी को आप आर कहोगे, उसी को क्या कहोगे, आर, से आर, जो लिस्ट एलिमेंट है से आर, ठीक है। कामा, कामा के बाद ऐसे लिखते हैं से आर। अगर आर लीस्ट एलिमेंट है यस का, आर लीस्ट एलिमेंट है यस का,
तो लिस्ट एलिमेंट की सारी शर्त पूरा करेगा ना, ठीक है। तो देन पहली बात क्या होगा कि देन आर आपका यस में होगा, ठीक है, आर यस में होगा ना। अभी इतने से काम चला लो, और दूसरे वाली जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एंड आर इज लेस आर इक्वल टू एक्स, पूरी डिफिनेशन लिख दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। हालांकि अभी इतने से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर लिख दिए एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर ये लिस्ट एलिमेंट है तो आर यस में होगा, और यस के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल होगा। अब बताओ अगर आर यस में है तो आर पे क्या कंडीशन होगी, कोई होशियार आदमी बताए। आप यस पे यस पे ध्यान दो, यस में जो भी एलिमेंट है सच दैट, हाँ वेरी करेक्ट, ठीक है। अगर जो भी यस में आएगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। और यस में खास तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, यस में खास तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बी माइनस ए क्यू टाइप, बी माइनस ए के टाइप, के ए टाइप, ए के टाइप, यही तो आ रहा था, ठीक है। तो बी माइनस, तो जो आर होगा वो भी कुछ टाइप होगा ना। तो आर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, एंड एक इंटीजर मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, वो इंटीजर क्यू होगा, वही इंटीजर क्या होगा, क्यू होगा। ये आर नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि आर एस में है तो पहली बात तो ये शर्त हो गया कि हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जो, और साथ साथ इसमें जो भी एलिमेंट लिख रहे थे वो किस तरह के लिख रहे थे, आप अपने यस में बताओ किस तरह के एलिमेंट हैं, बी माइनस के। तो आप कह रहे हो कि आर भी यस में आ गया, इसी टाइप का होगा ना। बी ए तो फिक्स है, कुछ कुछ के लिए होगा, वो के आप क्यू मान लिए। तो देयर एग्जिस्ट क्यू इन जेड, ठीक है, सच दैट आर इक्वल टू बी माइनस के, नहीं क्यू लिखे हो, क्यू, तभी आपका रिक्वायर्ड आएगा। आप अपने स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखते रहिए, एक क्यू मिलेगा कि आर को ऐसे आप लिख सकते हो, और इसी को लिख सकते हो, यहां से देखो यहां से क्या लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू जो आपको चाहिए था, बी इज इक्वल टू, नहीं उसी फॉर्म में लिखो जिसमें चाहिए, ठीक है, क्यू ए प्लस आर, उस फॉर्म में आ गया कि नहीं, वेयर आर इज ग्रेटर देन जीरो, आर इज, ये भी तो है ना, वेयर आर इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैं पहले जीरो लिख दे रहा हूं और ये सिंबल बना दे रहा हूं, आर इज ग्रेटर देन जीरो। अब बताओ क्या और बचा है दिखाना, अपने स्टेटमेंट के धोखे सब दिखा चुके हो, क्यू और आर मिल गया, क्यू और आर मिल गया ना, कि आर इक्वल टू बी इक्वल टू क्यू ए प्लस आर हो गया, क्यू मिल गया वो भी इंटीजर है, आर मिल गया वो भी इंटीजर है, बी इक्वल टू क्यू ए प्लस आर हो गया। अब आर पे जो शर्त है उसमें से ए भी पूरा हो गया कि आर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। बचा क्या दिखाना, लेस देन मॉड ए। तो नाउ वी शो दैट, ठीक है। और जो ही ये दिखा लोगे कहानी खत्म, आपका एग्जिस्टेंस पार्ट खत्म हो जाएगा, यूनिकनेस फिर दिखाना रहेगा, ठीक है। तो नाउ वी सो दैट वी सो दैट कि जो आर है वो लेस देन होगा मॉड ए, ठीक है। तो वी प्रूव, इसको प्रूव करोगे जो ये है, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, इट मतलब इसको, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं इसकी हैसियत को समझो, दिस इज द एनालिसिस, ठीक है, नॉट ऐरा गैरा सब्जेक्ट। पढ़ाने वाले दुनिया में एक ही आदमी बचा ही है, ठीक है। बाकी पीडीएफ वुडीएफ बांट देते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, पीडीएफ पढ़ो बैठ के, समझ में आए ना इसको रटो 20 बार, ठीक है। तो वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। कंट्राडिक्शन से अगर प्रूव करना तो आप क्या मानोगे, सपोज, अब बार बार सपोज इफ पॉसिबल नहीं, सपोज इसका निगेटिव मानोगे ना, आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए, मॉड ए, ठीक है, आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए, एंड दिस इंप्लाइज, अगर आर ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए है तो आर माइनस मॉड ए क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, आर माइनस मॉड ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज, मैं जीरो को पहले लिख दे रहा हूं, आर माइनस ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, मैं जीरो को पहले लिख दे रहा हूं, जीरो इज लेस आर इक्वल टू आर माइनस मॉड ए। और बताओ इसका संबंध आर के साथ क्या होगा,
आर एक नॉन निगेटिव नंबर है, उसमें से एक पॉजिटिव नंबर घटाओगे आर के साथ क्या होगा? मैं कह रहा हूं 5 है, 5 में से 3 घटाओगे तो 5 के साथ क्या संबंध होगा? हाँ, तो वही लिखो ना चुपचाप। एनालिसिस इज द गेम ऑफ इनइक्वलिटी, अलजेब्रा इज द गेम ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। मैं 100 बार बोलता हूँ, अगर इनइक्वलिटी पे कमांड नहीं है तो पढ़ो उसको ध्यान से, और इस प्रूफ को जाके घर पे जरूर पढ़ना, ठीक है? पढ़ाना मुझे 4 थ्योरम था, लेकिन दुइये में आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्लियर कट हो गया कि आर माइनस ए लेस देन आर, ठीक है, आर माइनस ए लेस देन आर। नाउ ठीक है, आर माइनस मॉड ए को लेके चलते हैं, ऐसे लिखना आर माइनस मॉड ए, ठीक है। आप बताओ आर क्या है, वहां से यहां से बताओ, यहां से बताओ। आपने कहा पे आर यहां से क्या होगा? तो बी माइनस क्यू, यहां से बी माइनस आर की जगह से बी माइनस क्यू ए और माइनस मॉड ए, ठीक है, माइनस मॉड ए। लेकिन तुम लोग नए हो, एक साथ 2 लाइन लिख दूंगा तो आप लोग को चक्कर आ जाएगा, ठीक है? पहले आप ऐसे लिखो, फिर दूसरी लाइन लिखो। घबराता हूँ, तुम लोग थर्ड ईयर वाले होते तो एक लाइन मार देता भी, ठीक है। एक लाइन बी माइनस क्यू ए, और मॉड ए पे भी तो कंडीशन होती है, ठीक है। ए नॉन जीरो है ना आपका, ठीक है, तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो मॉड ए क्या आएगा? अगर ए पॉजिटिव होगा, ए नॉन जीरो है, तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो मॉड ए क्या आएगा आपका? ए। तो आप यही तो लिखोगे, इफ ए पॉजिटिव, तो मॉड ए की जगह ए लिख दिया, और इसी के नीचे लिख देना ये क्या आ जाएगा? बी माइनस क्यू प्लस वन इंटू ए, लिख सकते हो कि नहीं? बी माइनस क्यू प्लस वन इंटू ए, इसी केस में यही चीज ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरी बात, जब ए निगेटिव होगा नीचे लिखना, अगर ए निगेटिव होगा तो आप क्या लिख सकते हो? बी इक्वल टू, मतलब बी माइनस क्यू ए, और मॉड ए क्या आ जाएगा? माइनस ए, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस ए, तो इसको लिख सकते हो इसी चीज को, बी माइनस, हमेशा माइनस करके, जब माइनस बाहर करोगे तो क्या लिखोगे? क्यू माइनस वन इंटू ए, सही है ना? ठीक है, आप बताओ। और ये अगर क्यू इंटीजर है तो ये, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, ज्यादा इसी में लिख देना तुम लोग। अगर क्यू इंटीजर है तो क्यू प्लस वन भी क्या होगा? और अगर क्यू इंटीजर है तो क्यू माइनस वन भी क्या होगा? इंटीजर। आप बताओ इस किस फॉर्म का हो गया, यानी आर माइनस मॉड ए किस फॉर्म का दिख रहा है? दोनों केसेज में किस फॉर्म का दिख रहा है? बी माइनस, हाँ सही पकड़ रहे हो, बी माइनस के टाइप, बी माइनस के टाइप, बी माइनस के टाइप, ठीक है, बी माइनस के टाइप उसी टाइप तो दिख रहा है। अरे के वैरी करता है पूरे इंटीजर पे, बी माइनस के टाइप। और साथ साथ आपको ये भी पता है कि आर माइनस मॉड ए जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है? जीरो। तो यही बराबर तो इसके है, इसका मतलब ये जितनी भी क्वांटिटी है ये क्या होंगी? ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि आर माइनस मॉड ए को ही ऐसे आप लिख रहे हो, कुछ नया नहीं लिख रहे हो। आर माइनस मॉड इज नथिंग बट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आप बताओ यस में आने की शर्त क्या है? यस में आने की शर्त क्या है? ऐसे ही तो एलिमेंट आएंगे, ऐसे ही एलिमेंट आएंगे जहां ये इंटीजर होना चाहिए और ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, हो रहा है कि नहीं? फिर ऐसे ही एलिमेंट आएंगे बी माइनस के टाइप, जहां इंटीजर होना चाहिए ये, तो ये भी उसी टाइप का है, और साथ साथ ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये भी उसमें आएगा। और अगर ये दोनों उसमें आ रहे हैं, यही बराबर तो इसके है, तो सो आर माइनस मॉड ए फिर कहाँ चला जाएगा आपका? क्योंकि आर माइनस मॉड ए उसी टाइप का हो गया जैसे यस में एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो आर माइनस ए बिलोंग्स टू एस, आर माइनस ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। सिंस
आर इज, एक बात आप लिख चुके ना, आर इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, आपकी कॉपी में आ गया ना। तो सिंस आर इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, अगर आर यस का लीस्ट एलिमेंट है, इसका मतलब आर अपने यस के हर एलिमेंट से क्या होगा, लेस आर इक्वल, यही तो होगा। अगर आर माइनस आर लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है, आप समझो अगर आर लीस्ट एलिमेंट है यस का, तो मीन्स आर इज लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। और आपका आर माइनस ए भी कहाँ आ गया, और आर लिस्ट एलिमेंट, इसका इसके साथ क्या रिलेशन बनेगा फिर, तो आर इज लेस आर इक्वल टू आर माइनस मॉड ए, आर माइनस मॉड ए। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ अपने कॉपी में जाओ, यहाँ स्टार बनाओ, बार बार एक ही चीज आप इसकी आदत पड़ जानी चाहिए आपको, यहाँ डबल स्टार बनाओ, ठीक है? इस लाइन पे स्टार बनाओ, आर माइनस मॉड ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो लेस देन आर, इसके सामने स्टार बनाओ, और आर इज लेस आर इक्वल टू आर माइनस मॉड ए, इसको डबल स्टार बनाओ, और दोनों को एक साथ देखो, फ्रॉम फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट, क्या पाओगे तुम्हें बताओ जल्दी से, ठीक है, क्या पाओगे, आर इज लेस आर इक्वल टू, ये वाली इक्वलिटी क्या करी, आर इज लेस आर इक्वल टू आर माइनस मॉड ए, ठीक है, और आर माइनस मॉड ए किससे छोटा है, आर से लेस देन आर, फिर इसका इसका साथ क्या रिलेशन हो जाएगा फिर, दिस इंप्लाइज आर इज लेस देन आर, और ये क्या है फिर, तहस नहस, एब्सर्ड, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी में देख, मेरे में तो सब ऊपर चला गया, आप अपनी कॉपी में बताओ ये तहस नहस किस वजह से आया, जो आप ये मान लिए हो कि आर ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए, इसी की वजह से ये तहस नहस हो रहा है, मीन्स ये बात गलत है, फिर सही क्या है, तो 10, सो आर इज लेस देन मॉड ए, आर इज लेस देन मॉड ए, ठीक है, और ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो था ही, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो था ही, तो वी हैव सोन दैट फाइनली, जो हमें रिक्वायर्ड दिखाना था हमने दिखा दिया, कि क्यू मिल गया, आर मिल गया, वी हैव सोन, 10 वी हैव सोन दैट, वी हैव सोन दैट कि देयर एग्जिस्ट क्यू आर इन जेड, आपको क्यू आर जेड में मिल रहे हैं, क्यू भी मिल गया था, आर भी मिल गया था जेड में, सच दैट बी इक्वल टू क्या था, ए क्यू प्लस आर, हाँ ना, ठीक है, बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, वेयर, और ये आर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो था ही, अभी आपने प्रूव कर लिया ये मॉड लेस देन ए भी है, बताओ एग्जिस्ट प्रूफ हो गया कि नहीं, यूनिकनेस नहीं प्रूफ हुआ है, एग्जिस्टेंस पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं, कि हर ए बी के लिए जहां ए नॉन जीरो है, क्यू और आर मिलेगा, कि ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी, ठीक है, क्या प्रूफ कंप्लीट हो गया, अभी सिर्फ आप एग्जिस्टेंस दिखाए हो क्यू और आर का, यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल दो, बस 2 मिनट का गेम है, फिर छोड़ दे रहा हूं, तुम परेशान मत हो, वैसे आज यूक्लिडियन कई एल्गोरिदम पढ़ानी है, लेकिन ये सबसे टफेस्ट पोर्शन माना जाता है, इसके बाद फिर जब सीक्वेंस चालू होगा तो वो बहुत आसान हो जाता है, इसके बहुत बड़े बड़े लोग इसको निपटा देते हैं, ठीक है, स्टेट प्रूव करके चलो जाने हटाओ जो था, ठीक है, तो यूनिकनेस, आपको लेकिन पूरी बात समझ में आई ना, समझ में क्लियर आया होगा, भूलना नेचुरल हैबिट है, घर पे जाके पढ़ोगे और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है, जबकि मैं बीमार चल रहा हूँ, मेंटली फिट नहीं हूँ, फिर भी आपके सामने प्रूफ प्रोड्यूस कर दिया, और सोचो अगर मैं मेंटली बड़ा स्ट्रांग होता हूँ ना, तो मतलब ये सब मेरे लिए खिलौने जैसे, मतलब जैसे नहीं होता खेलना, ठीक है, प्ले विद दिस टॉयज, ठीक है, तुम्हें अभी लग रहा होगा अभी बिगनर हो कि अरे बाप रे बाप क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ तो मैं जिस स्टेज पे पहुंच गया हूँ ना, मैं मुझबानी बता दूं, ऐसे जब तुम ऐसे आंख बंद करता हूं ना, मैं बोलता हूँ ना कि शंकर जी इस समय ब्रह्मांड में मैं ही हूँ, ऐसे आंख बंद करता हूँ, ऐसे सारा प्रूफ ऐसे हो, ठीक है, इधर से उधर, ठीक है,
और दिनेश सर कहते हैं हम एनालिसिस पढ़ाएंगे, ठीक है। एनालिसिस इस दुनिया में सबसे कठिन पढ़ाना एनालिसिस। अलजेब्रा भी आसान है, दुनिया का हर आदमी अलजेब्रा पढ़ाना पसंद करता है। एनालिसिस की वहां टीचर डिपार्टमेंट में एनालिसिस पढ़ाने की जब घंटी लगती है, हर आदमी सोचता है सर काट के ओडी लगा दीजिए, एनालिसिस मत लगवाइए, ठीक है। क्योंकि वाकई में जो जानते भी हैं उसको समझाना बड़ा कठिन है, ठीक है। और कभी कभी समझाते समझाते अपने ही हम बेहोश हो जाएंगे, क्या समझा रहा था अभी, ठीक है, क्या समझा रहा था, ठीक है। तो सपोज दैट सपोज दैट इसको इसको आप स्टार डबल स्टार यूज कर चुके हैं ना, इसको ट्रिपल स्टार। स्टार में मेरा बड़ा बिलीव है, तारे मुझे बड़े पसंद है। रात में तारे कभी देखे हो? आई लव स्टार्स। लेकिन कभी रात में देखा ही नहीं अभी तक, लेकिन जब देखता हूँ घर पे यहाँ कहाँ शहर में मौका मिल पाता है। यहाँ तो इतना पोल्यूशन, तारा वारा दिखता ही नहीं है, ठीक है। सपोज दैट ठीक है, सपोज दैट कि जब भी यूनिकनेस दिखाना होगा तो क्या दिखाओगे कि और क्यू डैश आर डैश मिल रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सपोज दैट देयर एग्जिस्ट क्यू डैश आर डैश इन जेड इंटीजर्स में, क्यू डैश आर डैश इन जेड इंटीजर्स, ठीक है। सच दैट कि ये सारी बातें होल्ड कर रही हैं, सच दैट कि बी इक्वल टू ए क्यू डैश प्लस आर डैश वेयर आर डैश ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन मॉड ए। यार वो नरक मचा दिए हैं, ठीक है। असल बात बड़ी इसमें स्थिति है, मतलब चाहे ना, मतलब उनको आज फिर तुम पे प्यार आया, ठीक है। बेहद और बेशुमार आया, ठीक है, बेहद और बेशुमार आया। मुझे लगता है मेरे सर को मुझसे भी प्यार हो गया, ठीक है। अब मैं 7:15 बजे उनके घर जाके क्या करूंगा, तुम ही बताओ, ठीक है। 7:15 बजे उनके घर जाके क्या करूंगा, ठीक है। हम्म, बोले थे 5 बजे आने के लिए, तो 5 बजे तुम्हारी क्लास थी, ठीक है। और मैं क्लास और सर में क्लास को चुना, ठीक है। मेरे से सुबह ही फोन किए थे कि 5 बजे आ जाना, ठीक है। तो मैं क्लास और तुम्हारे में क्लास को चुना, उनके सर में और क्लास में। अब उनका लग रहा है अभी तक नहीं आया, ठीक है। फिर वो गुस्सा रहे होंगे, ठीक है। फिर गुस्सा रहे होंगे, फिर ठीक है। तो फिर कहा गुस्सा ही कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप बताओ क्या करोगे यहाँ से, ठीक है। आपको दिखाना होगा कि अगर यूनिकनेस दिखाना है तो वी हैव टू शो दैट क्यू क्यू डैश के ही बराबर आ जाए और आर आर डैश के ही बराबर आ जाए। एक ही ट्रिक है दुनिया में, जब भी दो यूनिकनेस दिखाना है तो जो आप क्यू डैश मानो क्यू के ही बराबर आ जाए, आर डैश माने हो आर के ही बराबर आ जाए, ठीक है। तो सपोज सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि क्यू क्यू डैश के बराबर नहीं है, क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू डैश। अब बताओ दो इंटीजर हैं, क्यू और क्यू डैश इंटीजर है ना, देखो साफ साफ लिखा है, क्यू डैश भी जेड से है और क्यू भी आपका जेड से है, दोनों इंटीजर है। अरे यार आज पता नहीं क्या, क्यू आप क्यू और क्यू डैश दो अलग अलग इंटीजर ले रहे हो। आप हमको बताओ क्यू और क्यू डैश के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम कितना होगा। जैसे आप अगर 1 और 2 ले लिए तो एक होगा, 1 और 3 ले लिए तो 2 होगा। इसका मतलब कि माड, आप डिस्टेंस हमेशा जब डिस्टेंस निकालते हो ना तो माड लगा दो। पता नहीं, हमें नहीं पता क्यू डैश बड़ा है क्यू, हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है। क्यू बड़ा है क्यू डैश, चाहे जो बड़ा हो माड लगा दो, ठीक है। माड आप क्यू माइनस क्यू डैश, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये कितने लोग बात समझ पा रहे हो कि दो इंटीजर के बीच की कम से कम डिस्टेंस एक होगी, नहीं तो एक से ज्यादा होगी। तो मॉड ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगर क्यू क्यू डैश के बराबर नहीं हुआ तो, क्यू क्यू डैश के बराबर नहीं हुआ तो। अब ये बताओ बी बराबर आपका ये भी है और बी ही बराबर आपका ये भी है, तो दोनों के अगर लेफ्ट साइड बराबर हो गए तो राइट साइड बराबर हो जाएंगे। नाउ बी क्यू प्लस आर इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश, ठीक है। यही से ये दोनों जब एक ही चीज के बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो बी क्यू माइनस क्यू, मतलब बी वाले टर्म एक साथ कर लो, क्यू डैश इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर, ठीक है। आर डैश माइनस आर, ठीक है।
यहाँ इम्प्लाइज दैट नहीं लिखते, ये सीधा मैनिपुलेशन, यहाँ आर लिखते हैं। आधे लोग आर और इम्प्लाइज दैट कितने शौकीन है कि बराबर में भी इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं। हमें इन्हीं लोगों में बड़ा चिढ़ है। ये आप सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेशन की हो, ये इम्प्लाइज दैट नहीं है, आर है, पक्षांतर छांतर की हो। पक्षांतर कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में, एडिटिव इनवर्स जोड़ना होता है। ठीक है, कहाँ गया भाई साहब? अब यहीं से कहानी आपको दिख रही होगी। दिस इम्प्लाइज, अब आप इम्प्लाइज दैट लिखोगे, दोनों साइड मॉड ले लो। ठीक है, मॉड ऑफ बी क्यू माइनस क्यू डैश, क्योंकि आपको ये यूज करना पड़ेगा ना। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर डैश माइनस आर। ठीक है, अच्छा क्या होगा? अच्छा, जो है वही लिखो, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है, जो है वही लिखो। ठीक है, ए है तो ए लिखो। ठीक है, वो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, ए है तो ए लिखो। ठीक है, तो यहाँ भी ए लिखो। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है? मॉड ए यानी मॉड एक्स मॉड वाई। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड आर डैश माइनस आर। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज आर डैश, मैं इसको पहले लिख ले रहा हूं, आर डैश माइनस आर, और मॉड ए को वैसे रहने दे रहा हूं, और इसकी जगह रिप्लेस कर रहा हूं वन। ठीक है, यहां क्या लिखोगे? इक्वल लिखोगे कि ग्रेटर आर इक्वल लिखोगे कि लेस आर इक्वल लिखोगे, क्या लिखोगे? मॉड आर डैश माइनस आर और इक्वल टू मॉड ए। ठीक है, मॉड ए इंटू मॉड क्यू माइनस। ठीक है, हाँ तो क्या लिखोगे? नहीं नहीं, सोच के बताओ क्या लिखोगे। ठीक है, यहां जब रिप्लेस, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, फिर बताओ। पहले मैं इसको लिख दिया, तब इंप्लाइज दैट मत लिखना, अगर पहले उसी घुमा के लिख रहा है तो आर लिख देना। ठीक है, अब आप बताओ कि ये चीज किससे बड़ी है? ग्रेटर, तो दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए, ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए इंटू वन। ठीक है, मॉड ए इंटू वन। ठीक है, उसको जब रिप्लेस करोगे वन से, तो ये ऊपर वाली चीज बड़ी है ना, तो नीचे से ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए इंटू वन। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग नथिंग बट मॉड ए, दिस इज नथिंग बट मॉड ए। ठीक है, दिस इज नथिंग बट मॉड ए। ठीक है, अब बताओ कंट्रडिक्शन क्या आया? सो मॉड, इसका इसके साथ रिलेशन क्या बना? मॉड आर डैश माइनस आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए, सिंस जो आपका आर है वो भी क्या है, लेस देन मॉड ए, है ना? ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, और आर डैश भी आपका क्या है, लेस देन मॉड ए, ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं? सब अपने उसमें देखो कॉपी में। आर भी मॉड, अरे ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, आर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, लेस देन मॉड ए, आर डैश ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, लेस देन मॉड ए। आप बताओ, अगर आर भी मॉड ए से छोटा है, आर डैश भी मॉड ए से छोटा है, तो दोनों के डिफरेंस तो और छोटा हो जाएगा उसका मॉड। ठीक है, तो कामा मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मॉड ए से छोटे हैं, तो डिफरेंस करने पे और छोटा नहीं हो जाएगा, तो मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश इज लेस देन मॉड ए। ठीक है, अब फिर आप यहाँ कौन सा स्टार बनाओगे? कहाँ स्टार पहुंचे थे तुम? चार हो गया था ना? चार हुआ तो फिर पांच बनाओ। ठीक है, अच्छा स्टार से, अच्छा चार स्टार हुआ था तो पांच स्टार बना दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर इसको इक्वेशन पांच कर दो। ठीक है, पांच। अच्छा, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है स्टार, तो एक काम करो, गुस्साना मत तुम लोग प्लीज। ठीक है, गुस्साना मत प्लीज। अब गुस्सा के क्या, चार पांच कर दो, बहुत ज्यादा स्टार स्टार हो जा रहा है। ठीक है, चार पांच। फिर आप बताओ चार और पांच से क्या पाओगे?
बाई 4 एंड 5, बाई 4 एंड 5 आप क्या पाओगे? दोनों इक्वलिटी को मिलाओ। देखो, एक्चुअल में आपको 4 यहाँ लिखना चाहिए था कायदे से, जो फाइनल ये 4 ये लिखना, ठीक है। इनको इनको साथ देखो, इनको इनको साथ देखो, आपको फिर आपको दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। और क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है? इसको देखो, यहाँ से 5 से मॉड आर डैश, मतलब ये देखो यहाँ से मॉड आर माइनस आर डैश लेस देन ए, और मॉड ए से लेस देन ए है, और मॉड ए लेस आर इक्वल टू क्या है? इससे। मॉड ए लेस आर इक्वल टू इससे है, आर डैश माइनस आर के मॉड से, ठीक है। यहाँ लेस आर इक्वल लगाना, ठीक है। दोनों को जब मिलाओगे तो क्या है? मॉड आर माइनस आर डैश इज लेस देन मॉड ए, और मॉड ए इज लेस देन आर इक्वल टू आर डैश माइनस आर। दोनों को एक साथ लिख दिया, तो बताओ इसका इसके साथ क्या संबंध आया? तो दिस इंप्लाइज आर माइनस आर डैश इज लेस देन, एक बार लेस देन आ गया ना तो लेस देन ही बना रहेगा। मॉड ऑफ आर डैश माइनस आर, फिर कोई नंबर अपने नंबर से कैसे छोटा हो सकता है, ठीक है। यार यही 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 सब पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। मॉड के अंदर बी माइनस ए लिखो चाहे ए माइनस बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मॉड के अंदर है, ठीक है। तो ये नंबर इसी नंबर से छोटा हो गया, दिस इज एब्सर्ड, ठीक है। दिस इज एब्सर्ड। और आप सोचो थोड़ा सा ऊपर जाके एब्सर्डनेस आया किस वजह से? अगर आप क्यू को क्यू डैश के बराबर नहीं मान रहे हो, तो क्यू बराबर क्यू डैश, ठीक है। उसी की वजह से ये एब्सर्डनेस आ रहा है, तो सो क्यू बराबर क्यू डैश। तो हेंस क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस आर इक्वल टू क्यू डैश क्यू। मैं कैसे लिख रहा था भाई, भूल गया मैं, ठीक है। जैसे जिसमें लिख रहा हूँ, ए क्यू लिख रहा था, क्यू ए लिख रहा था, क्यू ए ही लिख रहा था ना, ठीक है, क्यू ए। आप बताओ यहां से फिर क्या, अगर क्यू बराबर हो गया क्यू डैश के, क्यू बराबर क्यू डैश हो गया, ठीक। तो हेंस दिस इंप्लाइज आर बराबर आर डैश। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर क्यू डैश आप उसके पहले दिखा चुके हो। एज मतलब क्योंकि, एज है ये, यूनिकनेस इज प्रूव्ड, यूनिकनेस इज प्रूव्ड। क्योंकि क्यू डैश क्यू ही हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? आर बराबर आर डैश। जो है क्यू बराबर क्यू डैश होगा, ये कैंसिल होगा, फिर आर बराबर आर डैश। और यही आपको दिखाना था कि क्यू बराबर क्यू डैश हो जाए, आर बराबर आर डैश। तो आप एग्जिस्टेंस भी प्रूव कर लिए और यूनिकनेस भी प्रूव कर लिए। अब आपका डिवीजन एल्गोरिथम पूरी तरह से कंप्लीट है, ठीक है। क्यूईडी, क्यूईडी, क्यूईडी। बस ये दो आज आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है, आराम से पढ़िए। और कोई दिक्कत होगी तो फिर पूछना, ठीक है, फिर पूछना।